ओके सो हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू समझो सिविल्स। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो जियोग्राफी का अगला थीम है, दैट इज व्हाट मिनरल्स। आपने अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने प्री दिया है या आपने मॉक अटेम्प्ट किया है तो हमेशा जो सवाल है जो परेशान करते हैं वो इसी सेक्शन से होता है। ठीक है, मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, चाहे फिर वो कोल के बारे में सवाल हो, नेचुरल गैस हो गया, माइका हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, इनके बारे में सवाल हो, कोल बेड मीथेन है, शेल गैस है ना। यहाँ पे स्टील से रिलेटेड दो सवाल आए हुए हैं। फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते तो एग्जामिनेशन हॉल पे इसको कैसे डील करना है, कैसे केटर करना है। ओके, शेल गैस से दोबारा सवाल पूछा गया। फिर सोलर पावर प्रोडक्शन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है फॉर ऑक्शन ऑफ कोल माइंस, नॉन कोल माइंस, मेजर माइनर मिनरल्स के लिए इनके क्या पावर एंड जो लॉज अवेलेबल है, ये सारी चीजें से बार बार सवाल जो है पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, हम अगर ये वाला सेक्शन देखें तो 2025 में 5 सवाल पूछे गए थे, फिर 2 सवाल आए 24 में, फिर 23 में फिर से 4 सवाल। तो ऐसे करके जो रेशियो है इसका 4 सवाल 3 सवाल ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। इनिशियली देयर वर लेसन नंबर ऑफ क्वेश्चन, बीच में एकदम कम आने लग गया था, एक साल पूछा ही नहीं था। एंड देन फिर से मिनरल से रिलेटेड जो सवाल है वो बार बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको देखने को मिल रहा है। तो बाय दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर दिस सेक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम करने क्या वाले हैं, पहला जो हमारा काम रहेगा, पहले तो आवर पर्पस इज नॉट टू गेट द आंसर। जैसे अगर ये पहला सवाल है, इसमें मैं बताऊं तो ये थर्मल पावर इसका आंसर है। ठीक है, 61 में ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ये 63rd क्वेश्चन में सेकंड ओनली यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। बट आवर पर्पस इज नॉट टू गेट आंसर, आवर पर्पस इज टू डिराइव व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, और उन एस्पेक्ट्स से हमारा जो आने वाला प्रीलिम्स है, 2027 का प्रीलिम्स है, उसके लिए हम क्या चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा मेजर टास्क होने वाला है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो 63rd क्वेश्चन है 2013 का, यहाँ पे क्या पूछा है, नेचुरल गैस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा है और बोला है कि इट अकर्स इन गोंडवाना बेड। ओके, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फिर पूछा है धारवाड़ आर फेमस फॉर व्हाट, पेट्रोलियम। ठीक है, ओके, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बट या अब हम जब इस सवाल का एनालिसिस कर रहे हैं आने वाले साल के लिए, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले इसने पूछा नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड। ओके, नेचुरल गैस गोंडवाना बेड में नहीं मिलता, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा यहाँ पे की टेकआउट क्या होगा कि नेचुरल गैस के लोकेशन क्या है, ये किन रीजन्स में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे मिलता है। सिमिलरली फॉर माइका, सिमिलरली फॉर पेट्रोलियम। अब जादू देखो, हमने 2013 में ये सवाल एनालाइज किया और हमने फाइंड आउट कर लिया कि यार नेचुरल गैस इन इन जगह पे अवेलेबल है, पेट्रोलियम इन इन रीजन्स पे अवेलेबल है। वेरी नेक्स्ट ईयर एक सवाल पूछा जाता है कि कोल बेड मीथेन वॉट एवर एंड abundant coal bed methane source exist। मतलब क्या है, कोल बेड मीथेन जो है इट इज काइंड ऑफ व्हाट, नेचुरल गैस ट्रैप्ड इन कोल सीम्स। तो जब हम इंडिया के नेचुरल गैस के लोकेशन यहाँ पे पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगले सवाल में हमको ये हेल्प करता है। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्टली पूछा गया। आगे आते हैं तो देखिए, ये 74th क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट पूछा गया है कि शेल गैस जो है कौन कौन से रीजन में अवेलेबल है। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। हमने जब नेचुरल गैस के लिए पढ़ा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन एंड देन कावेरी बेसिन, ये तीनों यहाँ पे अवेलेबल थे। और अगर हम ये पढ़ के जाते, 2013 में हमने ये एनालाइज किया होता, तो इस वाले सवाल पे हम इजिली ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आ जाते हैं। तो दिस इज रिलेटेड फॉर एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपको कोई ना कोई क्लू देता है आने वाले साल के लिए। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एवरीथिंग एंड विच इज एसेंशियल फॉर व्हाट आवर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए, पहला जो सवाल है 77th क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है which one among the following industry is the maximum consumer of water in India। यहाँ से टेक अवे आपको क्या लेना है कि मैक्सिमम कंज्यूमर क्या होते हैं और वाटर इंटेंसिव क्या होता है। ठीक है, कंज्यूम करना डिफरेंट, वाटर इंटेंसिव डिफरेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको अपने जो नोट्स आप बना रहे हैं उस पर लिखना है। आपको अभी आप लेक्चर पॉज कीजिए, गूगल कीजिए एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कंज्यूमर एंड वाटर इंटेंसिव। ओके, अब वही पूछा है कि कंज्यूमर जो है, मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया कौन सा है, इनमें से कौन सा इंडस्ट्री जो मैक्सिमम कंज्यूम करता है। चलिए,
सबसे पहले अगर हम देखें इंजीनियरिंग के बारे में, तो इंजीनियरिंग जो गुड्स है, इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे वाटर का कंजम्पशन कितना ज्यादा हो सकता है। ओके, वाटर तो कंज्यूम इन चारों में होगा, बट कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा किस में है, ये सवाल है। तो इंजीनियरिंग को हम डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्सटाइल है, यहाँ पे थर्मल पावर है, इन दोनों में बहुत ज्यादा पावर वाटर का यूजेज है। ओके, तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। अब सवाल होता है कि टेक्सटाइल और थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा वाटर कहाँ कंज्यूम होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है, उसके बाद टेक्सटाइल आता है, फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री आती है। इस क्वेश्चन से जो की टेक अवे होगा, हमको एक जो क्रोनोलॉजी है ये समझनी होगी कि सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन कहाँ होता है। तो एज वी हैव डिस्कस, थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद फिर होता है एग्रीकल्चर में, फिर टेक्सटाइल एंड देन पेपर पल्प इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया, ऊपर के चार को ऑप्शन फ्रेम किया और डायरेक्टली एक सवाल बना दिया, और एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके ये जो लास्ट है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसको यहाँ पे इंजीनियरिंग कर दिया। एंड दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन यूपीएससी। ये चार चीजें अगर आपको पता होती, आप ये सवाल इजीली क्रैक कर पाते। तो दिस इज व्हाट द की टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप ये पॉज कर लीजिए, ये पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर आप गूगल को बोल दीजिए कि मेरे को एक लिस्ट दे दो इंडस्ट्रियल वाटर कंज्यूमर का फ्रॉम हाई टू लो, ये सेम लिस्ट आपको मिल जाएगी वहां पे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो क्या बोलना चाहिए हीरो है, वो यहाँ पे आ चुका है, दैट इज व्हाट, इंडियन कोल। इंडियन कोल के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी जो निमोनिक है बोलना चाहिए, बहुत आसान निमोनिक है, ये आपको ध्यान पे रखना है, विच इज हॉल। एच से होता है हाई ऐश कंटेंट। मतलब इंडियन कोल में ऐश कंटेंट कैसा रहेगा, तो भाई बोलेंगे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कितना, तो अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। फिर आता है ए, जो ऐश का मेल्टिंग टेम्परेचर है, जिसको फ्यूजन टेम्परेचर भी बोलते हैं, मतलब जहां पे कोल जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है, ये क्या होगा भैया, ये होगा कम। ठीक है, फिर एल से लो सल्फर, एन लो कैलोरिफिक वैल्यू। फिर से बोलो, कोल जब भी हम कोल बोलेंगे, कोल वर्ड COAL, तो इसके साथ आपको क्या बोलना है, हॉल, कोल एंड देन हॉल। एच से क्या होगा, एच से क्या होगा, जोर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, एच से होगा हाई ऐश कंटेंट। ओके, ए से होगा ऐश मेल्टिंग टेम्परेचर लो, ऐश मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। एल से लो सल्फर कंटेंट और लो कैलोरिफिक वैल्यू। आपको अगर इतना बेसिक सा चीज पता है, तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल, पहला क्या बोला है, हाई एश कंटेंट। बिल्कुल, एच से हमने देखा कि हाई एश कंटेंट है। अगर हम और डिटेल में जाए तो 30 to 35% हाइयर देन व्हाट, इंपोर्टेड कोल। ओके, फिर आता है आपका लो सल्फर कंटेंट, बिल्कुल HALL, तो एल से हमने देखा लो सल्फर कंटेंट, और जो सेकेंड टाइम एल आया उससे हमने देखा लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर मतलब जहां पे कोल जो है बिगन होता है मेल्ट होना। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, एंड 1 2 3 विल कम आउट टू बी आवर व्हाट आंसर। लो सल्फर कंटेंट के बारे में मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जनरली लोअर रहता है इंपोर्टेड कोल से, और ये कम होने के कारण जो SO2 है ये कंपैरेटिवली लेस एमिट करता है। ठीक है, तो कोल के बारे में आपको याद रखना है हॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या बोल रहा है कि गोंडवाना बेड में नेचुरल गैस जो है प्रेजेंट रहता है। सेकंड स्टेटमेंट है माइका अकर इन अबंडेंस इन कोडरमा, एंड थर्ड इज धारवाड़ इज फेमस फॉर पेट्रोलियम। अब देखो, ये सवाल ये जो लिखा है, ये सब चीजें अभी ना इग्नोर करते जाना, अभी जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे देखिए, फिल्टर कर लीजिए चीजों को, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा बहुत चीज है, आगे हम जाएंगे तो देखो यार इतना इतना सारा चीज लिखा हुआ है, हर एक जो ऑप्शन है उनके बारे में डिटेलिंग की गई है। तो आपको अभी ये सब चीज नहीं देखना है, आपको देखना है क्या, नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेट। आप एग्जामिनेशन हॉल पे हैं, आपने ये सवाल देखा, तो आपको कैसा फील होगा, आपको स्टक फील होगा कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है कि नेचुरल गैस कहाँ होता है। तो दैट इज वाई पहले ऑप्शन को केटर करने के लिए हम यहाँ पे अपने इस चार्ट में जाते हैं। नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो देखो, अगर हम कोस्टल रीजन फॉलो करें हमारा, तो यहाँ पे कौन कौन से तीन बेसिन्स हो गए, कौन कौन से मेजर बेसिन्स, महानदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी। फिर से बोलो, महानदी, कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। अगेन ड्रेनेज छत्तीसगढ़ से निकल के कहाँ आ रहा है, महानदी का इस रीजन पे आ रहा है। फिर सिमिलर गोस फॉर व्हाट, गोदावरी, सिमिलर गोस फॉर व्हाट, कावेरी। तो ये तीनों जो बेसिन है
चार हमारे जो मेजर रिवर्स हैं उनके बेसिस पे क्या मिलेगा हमको, नेचुरल गैस मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आपको रिसर्च करना है। फिर वापस जब हम आते हैं तो गोवा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। कौन कौन से, तो गोवा में आपको मुंबई हाई हो गया, वसाई बेसिन जो बोलते हैं, ठीक है, मुंबई हाई, वसाई बेसिन, कैम्बे बेसिन, बारमार बेसिन, BCB, ठीक है। बारमार बेसिन, बारमेर बेसिन, कैम्बे बेसिन एंड वसाई बेसिन, मुंबई हाई वाला जो रीजन है वो। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 छह जो नेचुरल गैस के स्पॉट्स हैं वो हमने देख लिए। दो और हैं, एक आसाम में मिलेगा आपको आसाम गैस फील्ड, त्रिपुरा में मिलेगा त्रिपुरा गैस फील्ड। तो 80 तो इधर हो गया, आसाम त्रिपुरा, बस स्टेट के नाम याद रखने हैं आपको, आसाम त्रिपुरा, फिर महानदी कावे कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन, तो ये 5 इधर हो गए। 3 आपके इधर हो जाएंगे, कौन कौन से, तो मुंबई हाई वाला हो गया, वसाई बेसिन, कैम्बे बेसिन एंड बारमार बेसिन। नाउ अब ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, एक बार आपको फिर से पैरेलल में एक शीट रखिए और मेरे साथ ड्रॉ करते जाइए। अगर आप अभी याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर आप, ठीक है, बात के लिए तो सारी चीजें छूटी हुई है, ठीक है। तो अगर हम ये आपका ऐसे मैप बनाते हैं, एंड देन दिस एंड देन दिस, ओके, या परफेक्ट। तो जो, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे था ये वाला रीजन, दैट इज व्हाट, असम, एंड देन हमने फिर त्रिपुरा देखा, फिर हमने 3 मेजर रिवर बेसिन्स देखे, क्या, महानदी, ठीक। फिर महानदी के बाद क्या था, जोर से बोलो, KNG, कृष्णा गोदावरी, फिर हमने देखा कावेरी बेसिन, फिर हमने देखा क्या, मुंबई हाई, या फिर इसको हम वसाई बेसिन बोलेंगे, ठीक। फिर इस रीजन पे हमने देखा कैम्बे, और फिर राजस्थान में हमने देखा बारमेर, ओके। तो आसाम त्रिपुरा, महानदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, मुंबई हाई, वसाई बेसिन, कैम्बे बेसिन, बारमेर बेसिन, ये कितने हो गए यार, ये 8 हो गए टोटल, ठीक है, 8 आपको याद हो गया। अब यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है, इसमें बस हमको क्या करना है, हमको दो और इंक्लूड करना है। 8 हमने ऊपर याद किए, अब पेट्रोलियम रीजन दो और कौन कौन से होंगे, तो सौराष्ट्र बेसिन आएगा गुजरात के ऑफशोर रीजन में, और एक आ जाएगा आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ओके। आई गेस ये नेम इधर आएगा, एंड देन ओके, ये एआई से बना हुआ है तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट या दिस इज व्हाट, केरला कोंकण बेसिन बेसिन, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मार्किंग शायद इधर उधर हो जाए। फिफ्थ, दिस विल गो टू हियर, कृष्णा गोदावरी, और कावेरी तो आपको पता ही है। तो ठीक है, हमने जो पिछले 5 याद किया, 8 याद किया, उसमें 2 चीजें और ऐड करनी है, कौन सी, जो मुंबई वसाई है उसको मुंबई ऑफशोर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो 2 ऐड करना है, सौराष्ट्र और फिर ये केरला कोंकण बेसिन। अब इजी हो गया ना आपके लिए बहुत ज्यादा, एक बार और रिवाइज करते हैं, चलो फिर से ये बनाते हैं और फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यार देखो टाइम लग सकता है, बट ये लेक्चर सीरीज करने के बाद आपको कभी भी PYQ से डर नहीं लगे, कभी भी आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई कैन एश्योर यू दैट। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा गुजरात, राजस्थान हो गया, फिर दिस इज व्हाट आवर गुजरात, एंड देन विल गो लाइक दिस, विल गो लाइक दिस, और फिर ऐसे करके यहाँ पे त्रिपुरा वाला रीजन आ जाएगा, एंड देन दिस इज आसाम समवेयर देयर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा आसाम, फिर हमने यहाँ पे देखा त्रिपुरा, फिर महानदी, मेरे साथ बोलते जाओ, कृष्णा गोदावरी बेसिन, एंड देन लास्ट वन वाज, जोर से, ये नीचे आएगा थोड़ा, ठीक है, कावेरी बेसिन। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, के स्क्वायर, केरला कोंकण बेसिन, जो हमने ऐड करना था एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे मुंबई ऑफशोर, जिसको हम वसाई भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मुंबई हाई भी बोलते हैं, और BASSEIN बेसिन, वॉट एवर यू विल प्रोनाउंस। फिर हमने यहाँ पे देखा सौराष्ट्र, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा कैम्बे, एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट, बारमेर। तो ऐसे आपको मैप्स को याद करते जाना है, ठीक है। अभी मैंने पहला मैप आपको याद करवा दिया है, आगे जो सीरीज में हम और भी सारे मैप देखेंगे तो आपको ये खुद से एक्सरसाइज करना है वीडियो पॉज करके। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यार नेचुरल गैस के लिए हमने गोंडवाना का कोई भी जिक्र देखा क्या,
कहीं पे भी हमने गोंडवाना के बारे में पढ़ा कि गोंडवाना बेसिन है, ऐसा कुछ भी देखा हमने? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? जोर से बोलो, एलिमिनेट हो जाएगा। अब गोंडवाना बेड किस लिए फेमस है? तो इट इज नोन फॉर व्हाट? योर कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये लिख लो पेपर में कि गोंडवाना इज फेमस फॉर कोल डिपॉजिट। ये जो टेकअवेज हैं, ये अभी आप नोट्स बना लो, उसको 50 बार पढ़ लो, आपके पीवाईक्यू ने 2027 में प्रीलिम से अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है आराम से बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि लेक्चर देख लेता हूँ बाद में नोट्स बनाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? माइका इज अबंडेंस इन कोडरमा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कोडरमा रीजन है वो झारखंड का है एंड इट इज कॉल्ड माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट? जनरल नॉलेज। ओके, धारवाड़ रीजन है वो हमने अभी फिर से पेट्रोलियम के लिए हमने 2 रीजन और ऐड किए। कौन से? के स्क्वायर, केरला कोंकण और सौराष्ट्र। बाकी सारी जगह पे जहां पे नेचुरल गैस है हमने ऑलरेडी देखा कि पेट्रोलियम भी अवेलेबिलिटी है वहां पे। तो जो धारवाड़ रीजन है इसके बारे में हमने कहीं पढ़ा क्या? नहीं। तो धारवाड़ रीजन जो है ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब धारवाड़ रीजन क्यों फेमस है? तो इट इज फेमस फॉर गोल्ड, आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर, इन सभी चीजों के लिए फेमस है। तो ये दोनों ऑप्शन तो यार यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। हमारा आंसर सीधे सीधे निकल के 2 आ जाएगा। अब जिन लोगों ने पीवाईक्यू विद एल्गोरिदम किया हुआ है, जिनको एल्गोरिदम पता है, तो उनको ये वाले स्टेटमेंट्स देख के नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा। व्हेन ऑल इज नॉट गिवन देन सिंगल स्टेटमेंट विल बी आंसर। और यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है। देखो मैजिक, देखो पीवाईक्यूज का, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट एक ही है। तो फिर आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर बी निकल के आ जाएगा। देखो जिसने एल्गोरिथम नहीं किया है, यू डू नॉट हैव टू फियर आउट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज नो कंपल्शन, दिस इज टोटली डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू चीजों को सीख रहे हैं। जब हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं तो हम वहां पे बाय एनालिसिस की कैसे यूपीएससी ट्रैप सेट करता है, कैसे आपको फंसाता है, इन सब चीजों पे हम वहां पे ज्यादा बात करते हैं। वहां पे हम ये सारी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे कि नेचुरल गैस कहाँ मिलता है। हम ये डिस्कस करेंगे कि यार इसमें ऐसा कौन सा ट्रैप है कि सिर्फ सेकंड ही सही निकला, बाकी को हम बिना पढ़े कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो चीजें हम पीवाईक्यू विद एल्गोरिदम में सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये सेम चीज दिखाऊं तो ये वाला सिंगल स्टेटमेंट विल बी द पार्ट ऑफ आंसर इफ ऑल इज नॉट गिवन। टू ओनली, देखो टू ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम बट यूज विद कॉशन। अगर आपको फ्रेमिंग देखना है, वन ओनली, वन एंड टू, थ्री ओनली, टू एंड थ्री। ठीक है, वन ओनली, टू ओनली, दो ऑप्शंस, ऑल कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। सेम विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, ये ऑप्शन का फ्रेमिंग देखो, ऑल कहीं पे भी नहीं दिया है, वन एंड टू, टू एंड थ्री, टू ओनली, और यहाँ पे नन दे दिया है। इसके बजाय या तो वन ओनली होता या तो थ्री ओनली होता। ईदर केस टू ओनली विल बी द आंसर। वेयर इज दैट? मोस्ट ऑफ द टाइम बट यूज विथ क्वेश्चन। तो हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। इतने सारे सवाल में हम इनको सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे देखो ये एक एल्गोरिदम है जिससे इतने सारे सवाल बने हैं पिछले कुछ सालों में, एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट वन। ओके, या लीव इट, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो अब अगला सवाल। विथ रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे की टेकआउट आपको क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं समझाऊंगा, कुछ चीजें आपको खुद से करनी होगी ताकि जो एक्सचेंज है वो इक्वल रहे। ऐसा नहीं कि मैं ही एफर्ट डाल रहा हूँ और आप सिर्फ बिंज वॉच करके चले जा रहे हैं। तो आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए, आपको बार बार वीडियो पॉज करना है। अगर ये सेशन 1 घंटे का बनता है तो हो सकता है इसको करने में 2 घंटे लग जाए, नो प्रॉब्लम। एक बार अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो यू विल बी अहेड ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी एस्पिरेंट्स, बहुत आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और ये देखो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से होते हैं और नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से हैं। ओके, अब यहाँ पे दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बात किया है। फर्स्ट इज व्हाट? कोल बेड मीथेन एंड सेकंड इज शेल गैस। इन दोनों के रेस्पेक्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यार सवाल जो है ना सेम है, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। तो बहुत जगह पे मैंने ऐसे हाईलाइट किया होगा कि वाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, कई जगह पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट, देयर इज ओनली व्हाट? एल्गोरिदम, देयर इज ओनली ट्रिक अवेलेबल। तो वहां पे मैं सीधे बता दूंगा कि यार देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है? कोल बेड मीथेन इज प्योर मीथेन गैस। ओके, प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स। ओके, वाइल 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 ये क्या है? ट्रैप है। हम एल्गोरिदम में समझते हैं कि वाइल है तो ट्रैप है। शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली। ओनली भी यहाँ पे हाईलाइट कर दो यार। ठीक है,
that can be extracted from fine grain sedimentary rocks. ठीक है. In India, abundant coal bed methane source exist. Okay, but so far no shale gas source have been found. अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस फ्रेमिंग देखो, ऐसे ऑप्शंस फ्रेमिंग में अभी मैंने दिखाया कि बहुत सारे सवाल जो है वो आते हैं. चलिए, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कॉन्सेप्ट समझते हैं. कोल बेड मीथेन क्या होता है? दिस इज व्हाट नेचुरल गैस ट्रैप्ड इन कोल सीम्स रिफर्ड एज प्योर मीथेन. ठीक है, क्या बोल रहा है? प्योर मीथेन. क्या लिखा था यहाँ पे? प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स. ओके. Shale gas also a predominantly methane, not merely mixture of propane and butane. तो कोल बेड मीथेन और शेल गैस दोनों क्या है? सिमिलर हैं. मतलब सिमिलर कैसे हैं? ये दोनों प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं? मीथेन. यहाँ पे तो बोल ही रहा है कि 94% मीथेन है. शेल गैस में क्या बोल रहा है? प्रीडोमिनेंटली मीथेन ही अवेलेबल है. तो यहाँ से आपका जो सवाल है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. जब भी वाइल आता है, दिस इज व्हाट ट्रैप फॉर एस्पिरेंट्स. वाइल लिखा हुआ है कि मतलब ये होता है, लेकिन यार क्या जरूरत है? एक और ऑप्शन वहां पे फ्रेम कर दो, एंटर दबा के उसको भी ऑप्शन 2 कर दो, ऑप्शन 3 कर दो. ये जो है ट्रैप सेट करने का तरीका है एग्जाम में. ठीक है. सेकंड ऑप्शन. अब ओके, या ट्रैप्ड विद इन फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स. तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये सही है, बट ऑनली कर दिया है, वाइल कर दिया है. सो दिस विल बी व्हाट? रॉन्ग स्टेटमेंट पहला. इन इंडिया abundant coal bed methane source exists. Okay, let's suppose yes, but so far no shale gas. मतलब एक भी नहीं मिला है. No shale gas sources have been found. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा. देयर इज नो इजियर वे टू एक्सप्लेन दिस. यार नो शेल गैस लिख दिया है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया चीजों को. नो शेल गैस एक भी नहीं होगा क्या इंडिया में शेल गैस का सोर्स यहाँ पे? तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. नीदर वन नॉट टू हमारा आंसर आ जाएगा. की टेक अवेज क्या है? तो सबसे पहले तो मीथेन क्यों यूज होता है? तो मीथेन इज व्हाट? नेचुरल क्लीनेस्ट फ्यूल अवेलेबल. एफिशिएंसी इसका बहुत ज्यादा है. एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है. रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज किया जाता है इसको. मीथेन के बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाना. स्टार मार्क लगाओ अपने नोट्स पे. राइट मीथेन एंड राइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री 2027. ओके. और यहाँ पे 4-5 स्टार मार्क लगा दो ताकि आप ये चीजें प्रिपेयर करना ना भूलो. साथ में जो कोल बेड मीथेन है और शेल गैस है, इनके बारे में भी पढ़ लेना. अब इनके जो लोकेशन है वो कौन कौन से हैं? तो सीबीडी जो है, सीबीएम मेजरली यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना, ये वाले बेल्ट में देखने को मिलेगा. रानीगंज, झरिया, बोकारो, नॉर्थ कारानपुरा, सोहागपुरा, तो ये वाले रीजन पे आपको मिलेगा. ठीक. वहीं हम शेल गैस की बात करें तो वापस से वही पेट्रोलियम रीजन वाला कैम्बे बेसिन, आपका ये केरला कोंकण बेसिन हो गया. यहाँ पे कहीं पे वो जो ड्रेनेजेस हैं उनके बेसिन थे. उसके बाद फिर आपका ये गोंडवाना बेसिन में भी हमको हल्का शेल गैस देखने को मिलेगा, बट नॉट प्रीडोमिनेंटली वहां पे पाया जाता है. फिर असम त्रिपुरा तो हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. एक बार ये जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए. ओके. एंड द आंसर हियर इज दिस डी ओनली. ओके. अब देखा हमने कि पहले देखो यहाँ पे मीथेन के बारे में नेचुरल गैस से पूछा, फिर यहाँ पे पूछा सेम मैप इज रिक्वायर्ड. अब हम जंप करते हैं सीधे इस वाले सवाल पे. अब बताओ, शेल गैस अगर आप पढ़ के गए हो 2014 के इस वाले सवाल पे, हमने यहाँ पे देखा ना कि कौन कौन सी जगह पे मिल रहा है. कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, 3 नाम है यहाँ पे. और यही 3 नाम का क्या किया है इसने? क्वेश्चन बना के आपको प्रेजेंट कर दिया है. कौन से ईयर पे? दिस इज ओके, दिस इज 2016. 2016 में 2014 का सवाल जो 13 में भी पूछा गया था. और लोग बोलते हैं यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है. और कितना क्लियरली मैं आपको ये चीजें प्रेजेंट कर सकता हूँ. ओके. सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन. इसका आंसर ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3 है. क्यों है? तो आपको पता है, हमने शेल गैस के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है. सेम मैप यहाँ पे. आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इनके बारे में कंटेंट प्रिपेयर कीजिए. दिस इज हाउ यू एनालाइज यूपीएससी पीवाईक्यूज. आगे बढ़ते हैं. अब अगला जो मिनरल आ रहा है वो है हमारा स्टील. सबसे पहले आप ये चीजें देख लो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया जो है रिच किन चीजों में. तो आयरन और हमारे पास अच्छा है, मैंगनीज हमारे पास अच्छा है, लाइमस्टोन हमारे पास अच्छा है. कभी भी क्वेश्चन में आयरन और मैंगनीज या लाइमस्टोन पुअर बोला तो गलत मार देना, रिच बोला तो सही मार देना, क्योंकि ये हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल है. क्या पूछ रहा है? इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन
इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ, मतलब हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इनको प्रिपेयर करने में, स्टील को प्रिपेयर करने में, आयरन को प्रिपेयर करने में, कोल को प्रिपेयर करने में, माइका प्रिपेयर करने में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, ये जो मैं बोलते जा रहा हूं लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, अब सॉल्ट पीटर बोला है। ठीक है, सॉल्ट पीटर आप सभी को पता है यार, इट इज यूज इन एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर, फूड प्रिजर्वेटिव। स्टील से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। रॉक फॉस्फेट यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, ओके, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, कोकिंग कोल हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके लिए आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, आई एक्सेप्ट दैट, बट ये अगर आपने अभी प्रिपेयर किया है और आने वाले 2027 में पूछ लिया तो यू विल बी ऑन व्हाट, सेफर साइड, आपको ये चीजें पता होंगी। इंडिया के बारे में बात करें तो ये इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, हैज लार्ज नंबर ऑफ आयरन ओर माइंस, बट अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल जो है, हाई क्वालिटी कोकिंग कोल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और कोल के बारे में हम जानते ही हैं कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। हमारे पास इंडियन कोल है, बट कोकिंग कोल की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जनरली ज्यादा रहती है, एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील का, और ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहला चमकता सवाल आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। प्रिपेयर द नोट फॉर दैट, ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस बेसिक थिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा सवाल है ये, इकोनॉमी से रिलेट करके भी इसको देखा जा सकता है। क्या बोल रहा है? सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील, मतलब स्टील को सब्सटीट्यूट किया गया है वुडन से, मतलब पहले वुडन था फिर स्टील लाया गया। ठीक, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। ठीक है, लग रहा है कि हाँ स्टील से पूछा है, मिनरल है, बट दिस इज व्हाट बेसिकली इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन। इंटरलिंक करता है यूपीएससी, आदत है यूपीएससी की इंटरलिंकिंग की, हम आगे और देखेंगे सारी चीजें। देखो, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, पहला सवाल है लेबर, सॉरी, स्टेटमेंट है, लेबर एग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, एक्चुअली ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेबर एग्यूमेंटिंग। अब देखो, स्टील को हमने लाया है वुडन के रिप्लेसमेंट पे, यहाँ पे लेबर का कोई भी काम हो रहा है क्या? इज देयर एनीवेयर लेबर इज प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन? नो। तो जब लेबर है नहीं तो आप इस पे दिमाग भी क्यों लगा रहे हो? हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि लेबर एग्यूमेंटिंग का मतलब होता है इंप्रूव वर्कर प्रोडक्टिविटी, बेटर ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यहाँ पे जो एक चीज हम देखते हैं हमेशा जब भी यूपीएससी ट्रैप करने की कोशिश करता है तो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट देता है। ठीक है, लेट मी शो यू वंस, बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा, नॉट अ बिग डील, आपको ये चीजें समझनी चाहिए। लुक लाइक स्टेटमेंट, या देखो, ये वाला एग्जांपल आपने रील में देखा होगा, विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ये दोनों क्या है? सिमिलर लुकिंग है, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। सिमिलर थिंग गोज हियर, कैपिटल एग्यूमेंटिंग, कैपिटल रिड्यूसिंग। अब कैपिटल एग्यूमेंटिंग का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दैट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे हमने वुडन से स्टील में क्या किया है? इंप्रूव किया है। इंप्रूवमेंट के कारण क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा, तो आंसर हमारा बी निकल के आ जाएगा। कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब होता है अनेबल सेम आउटपुट विथ लेस कैपिटल, मतलब हमने यहाँ पे जो कैपिटल इंक्रीज किया है, नहीं, सेम कैपिटल में अगर हम आउटपुट बढ़ाते हैं, जैसे वुडन के रिप्लेसमेंट पे इसके प्राइस कॉस्ट पे कुछ और ले आते हैं, तो वो कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा। बट हियर आवर आंसर विल बी बी, दैट इज कैपिटल एग्यूमेंटिंग ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस। ओके, या ओके, नाउ जो अगला सवाल है 62nd, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया, डीएमएफ के बारे में। पहला जो स्टेटमेंट है वो है प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको डीएमएफ के बारे में अगर नहीं भी पता है तो एक्सप्लोरेशन जो है वो कभी भी फाउंडेशंस का काम नहीं होता है। रोल ऑफ डीएमएफ इज टू व्हाट, फाउंडेशन लिखा हुआ है, वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करेगा। ठीक है, फाउंडेशंस का काम होता है वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करना, तो डीएमएफ का काम भी यही है कि जिन रीजन्स में मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है वहां पे जो लोग अवेलेबल है, वहां पे जो
इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, लोगों को वहां पे वेलफेयर होना चाहिए, इन सब चीजों पे काम करेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। एक्सप्लोरेशन ये यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा, और ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन एलिमिनेट करते ही हम सेकेंड आंसर के पास पहुंच जाएंगे। एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू यूज इन योर एग्जामिनेशन हॉल। ये नहीं करना है कि सारे बनने चाहिए हमसे, तीनों ऑप्शन बनेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। डू थिंग्स, अगर पहला एलिमिनेट हो गया डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ गया। क्या लिखा हुआ है सेकंड? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन। ऑब्वियसली हम अभी बोल रहे हैं कि यार वेलफेयर पे काम करेगा, सस्टेनेबिलिटी पे करेगा, तो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट इज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके। ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे स्टुपिडिटी की पीक है कि कोई इसको अगर सही करके आ रहा है तो क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है ना, डिस्ट्रिक्ट एक छोटा एंटिटी है, ये क्या करेगा, एथोराइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट को टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। ये एमएमडीआर एक्ट 1957 से गवर्न होता है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं एमएमडीआर एक्ट के बारे में। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है, जितना डेप्थ में इंफॉर्मेशन होता है, सारी चीजें आप कलेक्ट कर लीजिए और एक वन पेजर नोट बना के इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एमएमडीआर एक्ट से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, एंड दिस यू विल लर्न इन। ओके, एक सवाल और दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीएमएफ जो है एथोराइज करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को, टू इशू लाइसेंस फॉर व्हाट, मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है। अब सेम सवाल, सेम स्टेटमेंट दूसरे तरीके से। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन। देखो यहां पे भी जो दे हैव पावर ना, स्टेट गवर्नमेंट है, पावर कैसे नहीं रहेगा उनके पास। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, हमने यहाँ पे देखा नहीं एमएमडीआर एक्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हमने देखा कि है ही नहीं। तो यार हम तो पढ़ चुके हैं ना कि एमएमडीआर एक्ट जो है प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर हमने ये वाला सवाल किया था तो 2 साल बाद अगर ये सवाल आता तो हमसे बन जाता इजिली। पहला ऑप्शन हम यहाँ पे एलिमिनेट करते, बसता 2 और 3 के बीच में। राजस्थान हैव आयरन ओर माइंस, ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए देयर इज नो शॉर्टकट ट्रिक। आंध्र प्रदेश और झारखंड में दे डू नॉट हैव गोल्ड माइन, दे हैव गोल्ड माइंस एक्चुअली। तो यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। राजस्थान हैज आयरन ओर माइन, ये सही है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन 3 आंसर निकल के आ जाएगा। फिर से ये वाला स्टेटमेंट अगर फ्रेमिंग आप देखेंगे तो व्हेन ऑल ऑफ द अबव इज नॉट गिवन, सिंगल स्टेटमेंट इज द आंसर। 2 ओनली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता है, बट यहाँ पे 3 ओनली है, तो या मेजोरिटी कैन बी चेंज। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया, हम जंप कर गए, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या पूछ रहा है कि इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन। तो एमएमडीआर एक्ट से हमने पहले ही सवाल में देखा है कि है। और फिर सेकंड बोल रहा है आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन। तो यार यहाँ पे गोल्ड माइन अवेलेबल है, बहुत बेसिक नॉलेज है। अगर आप एक बेसिक लेआउट भी पढ़ते हैं मिनरल्स का कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन में क्या क्या अवेलेबल है, तो वी नो कि आंध्र प्रदेश पूरा स्टेट दे दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, पहला ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। 3 ओनली विल कम आउट टू बी योर आंसर। वापस इस सवाल पे, तो यहाँ पे भी 2 ओनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से कैसे बार बार सवाल पूछता है यूपीएससी घुमा घुमा के। अच्छा, बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये तो ये हो गया ना कि सर देखो 2013 में पूछा, 14 में पूछा और उसके बाद फिर 16 में पूछा, मतलब क्लोज ईयर्स में रिपीट कर रहा है, एक एक साल 2 2 साल में। ये देखो फिर 2 साल बाद पूछा सिमिलर नोट पे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम डिस्कस करते हैं ये वाला सवाल, ओके, इज इट ओके अगर मैं जंप करूं तो? ठीक है ना। देखो ये 2025 का है, एकदम लेटेस्ट सवाल है। इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ो। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव अगेन व्हाट, नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स टू ग्रांट कंसेशन ऑफ माइनर मिनरल लोकेटेड इन देयर टेरिटरी। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लो, बट की पॉइंट क्या है, नो पावर किसके लिए, माइनर मिनरल के लिए, इन देयर टेरिटरी। ये तीनों चीजें क्या है यहाँ पे, रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, जहां पे भी दिखेगा कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, दिस विल बी आवर आंसर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर रेलेवेंट लॉ। और ये लॉ कौन सा है, एमएमडीआर एक्ट। ओके, आई गेस 19, कौन सा ईयर था, 1947, 1957 आई गेस, या 1957। ठीक है, तो देखो एमएमडीआर एक्ट से
2025 में ठीक है, लेटेस्ट है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है विदाउट एनी चेंजेस, बस वर्डिंग चेंज किया है। देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, नो पावर स्टेट गवर्नमेंट, बैक टू हियर, डू नॉट हैव पावर स्टेट गवर्नमेंट। देखो सेम यार, ऑप्शन नॉन कोल माइन, ठीक है, वहां पे माइनर माइनर और मेजर मिनरल के बारे में। तो जब हम एमएमडीआर एक्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ध्यान पे रखना है, हम आएंगे यहाँ पे। ओके, सीक्वेंस वाइज करते हैं, या तो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच इन इंडिया विच अबव इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। तो ये आपको या तो पता है या तो आपको नहीं पता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रोमाइट यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो जाएगा, टू ओनली एलिमिनेट होगा, एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी डी। ओके, वन एलिमिनेट होगा, सॉरी, बेंटोनाइट है ये जो है आपका मेजर मिनरल नहीं है, बाकी ये तीनों मेजर मिनरल हैं। बेंटोनाइट इज योर माइनर मिनरल, और क्रोमाइट, कायनाइट एंड सिलिमिनेट इज योर व्हाट, मेजर मिनरल। तो देखो ये भी मिनरल्स अंडर एमएमडीआर एक्ट। तो माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि रेगुलेशन मेजर मिनरल का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, माइनर मिनरल का स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इट डज नॉट डिफाइन मेजर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स दैट आर नॉट डिफाइंड एज माइनर मिनरल्स। तो सारे मिनरल्स जो है मेजर में आएंगे, आपको सिर्फ माइनर मिनरल्स जो है याद करना है, उसके अलावा जो भी लिखा हुआ है वो मेजर में आएगा, ठीक है। तो माइनर में क्या आएगा, बिल्डिंग स्टोन हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, बोल्डर, शिंगल, मुरूम, ब्रिक, रोड हो गया, कंकड़ हो गया, लाइम शेल हो गया, फुलर अर्थ हो गया। ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी है, मार्बल, स्लेट, शेल, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, स्टोन, ऑर्डिनरी अर्थ, सेल्पीटर, ठीक है। तो ये जो एमएमडीआर एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक नोट ऑफ इट, एवरीथिंग अबाउट एमएमडीआर यू शुड नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफाइंड ऑन सेक्शन 3E ऑफ एमएमडीआर एक्ट, नेक्स्ट ईयर ये स्टेटमेंट ही दे दिया यार, माइनर मिनरल इज डिफाइंड इन सेक्शन 3E ऑफ एमएमडीआर एक्ट। आप देखते रह जाएंगे अगर आपने ये अभी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव ऑल्सो डन दिस क्वेश्चन। ओके, बेंटोनाइट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, एंड 2 3 4 विल कम आउट टू बी योर आंसर। ओके, डी, या देखो सही है। आगे बढ़ते हैं, हम कौन से सवाल पे थे, 27 पे थे। या वी हैव डन दिस, आंध्र प्रदेश हैज द माइंस, और ये माइंस के जो है यहाँ पे झारखंड पे गोल्ड माइंस, यहाँ पे देखो सोना पेटेंट अटीपोला, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यार मेजर प्रॉब्लम जो होता है ना एआई जनरेटेड इमेजेस के साथ, यही होता है कि देखो इसने ना यहाँ पे कुछ लोकेशंस मेंशन नहीं किया, और मैंने भी चेक नहीं किया था व्हेन आई वाज री रीडिंग दिस पीडीएफ, तो मैंने देखा कि ये मेंशन नहीं है। तो ये जो मैप्स हैं, ये जो मैप्स है इसको ब्लाइंडली आपको नहीं फॉलो करना है, दो दिस इज गिवन इन कोर्स, दीज आर जस्ट फॉर योर व्हाट, रेफरेंस, कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो एक बार सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आपने जो एक साल इतनी मेहनत की है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज गलत मार्क कर दिया या यहाँ पे मेंशनड नहीं है और कम याद करके चले गए, तो आपके लिए फिर चीजें क्या है, बैकफायर कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, दीज आर एआई जनरेटेड इमेज, these are not ensuring you exact information, these are just for what, representation on how things can be read by you। okay, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऑल इन ऑल ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ओनली फॉर द मैप्स, बाय द वे, मैप्स क्रॉस चेक कर लेना, बाकी डेटा इट इज वेल रेड एंड presented to you। Which of the following is are possible consequences for heavy sand mining in a river bed। देखो सैंड क्या था आपका, माइनर मिनरल, तो ये किसके अंडर रेगुलेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। इसको ऑक्शन होता है कि ये इसका जो सैंड है माइनिंग के लिए अलॉटमेंट कैसे होता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज्ड सेलिनिटी इन रिवर, मतलब सैंड की हम माइनिंग कर रहे हैं तो सेलिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। सेलिनिटी के लिए एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर आप कहीं भी पानी डाल रहे हैं तो सेलिनिटी कम होगा, कहीं पे आप पानी निकाल रहे हैं तो सेलिनिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे आई गेस रॉन्ग लिखा हुआ है, प्लस वाटर। ओके, सेलिनिटी कम होगा अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो अगर हम सैंड माइनिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कहीं भी पानी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं क्या,
बिल्कुल भी नहीं। तो सैलिनिटी जो है ये पिक्चर में आएगा ही नहीं। पहला जो ऑप्शन है, वी विल एलिमिनेट दिस थ्री ऑप्शंस एंड वी विल कम विद द आंसर दैट इज व्हाट, बी 2 एंड 3 ओनली। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सैंड माइनिंग से पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिल्कुल होगा यार, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल ये भी बिल्कुल होगा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, तो डिस्ट्रॉय कर देता है सैंड का अपर लेयर विच एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया तो वाटर फिल्टर नहीं होगा, तो वहां से पॉल्यूशन जाना शुरू हो जाएगा। सैंड एक्ट एज अ नेचुरल रिजर्वायर, एक्सेसिव माइनिंग रिड्यूसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और फिर यहाँ पे वाटर टेबल भी हमको रिड्यूस होते दिखता है। तो दीज आर इफेक्ट ऑफ माइनिंग। देखो एक बहुत सिंपल सा चीज समझाता हूं। कभी भी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव चीजें दी गई हैं, सैंड माइनिंग है ना, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कभी भी नेगेटिव टोन में अगर क्वेश्चन है, ठीक है, टोन इसका क्या है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये बहुत समझने वाली बात है। एस्पिरेंट्स इसको जनरली इग्नोर करते हैं, इवन वेल रेड टीचर्स आल्सो इग्नोर दिस। वो बार बार चीजों को टैली करने लग जाते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर क्वेश्चन का टोन जो है वो पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव टोन में ही होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव टोन में आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैवी सैंड माइनिंग के बारे में। माइनिंग इज अ नेगेटिव थिंग, या वी आर एक्सट्रैक्टिंग व्हाट, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कैसे होगा, पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर नेगेटिव है ना, नेगेटिव टोन पे है तो बिल्कुल होगा यार। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल नेगेटिव टोन पे है, बिल्कुल होगा। सैलिनिटी जो है एक यहाँ पे फेनोमेना है, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम, जो आ जाता है, तो इसके लिए वी कैन नॉट डायरेक्टली लिंक सैंड माइनिंग। इसका कोई टोन नहीं है, डिक्रीज सैलिनिटी या इंक्रीज सैलिनिटी। ये कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ओशन वाटर आर सैलाइन, सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर वहां पे है। रिवर वाटर में सॉल्टनेस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ये अच्छी बुरी चीज नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव है। ओके, लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 48th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। तो बिल्कुल सही, 1972 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, जहां तक मेरे को याद है। एक बार कंफर्म कर लेना है डेट। बट या कोल सेक्टर, देखो कोल यार, आते ही मैंने बोला था ना, हमारा हीरो आ गया। क्या, हाई एश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर एंड व्हाट, एक और चीज, लो कैलोरिफिक वैल्यू, हॉल, आपको याद रखना है। तो हमारा हीरो फिर से आ गया। कोल नेशनलाइज्ड, ओके। नाउ पहली बात तो यार, इस टाइप के स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं ना, बहुत अवेयर रहना। नाउ, ठीक है, नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, मतलब पहले कुछ और हो रहा था, अभी ऐसा हो रहा है। बहुत छेड़ी सा स्टेटमेंट है ये, है ना। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होता है कोल माइन का, स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अंदर अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देखो शेडी नाउ लिखा हुआ है। ये चीजें हम एल्गोरिथम में बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यार हर सवाल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये आपको समझना होगा। हर सवाल पे अगर आप सोचेंगे कि सारी चीजें मुझे पता हो, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आने वाले टाइम पे एक सवाल आएगा, सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप, ऐसा कुछ, एंड नॉट फॉर। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपको एंड नॉट फॉर दिखेगा। तो वहां पे आपको अलर्टनेस, वहां पे आपका जो, क्या बोलना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी है, वो टेस्ट करता है यूपीएससी। तो एवरी क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व विद कॉन्सेप्ट्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। टिल रिसेंटली, ये देखो ना, ये कोई तरीका है स्टेटमेंट फ्रेम करने का। जो सही स्टेटमेंट होता है, कितना एकदम सही सा फ्रेम है कि यार कोई आगे पीछे की बात नहीं। कोल सेक्टर जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइज किया गया, खत्म बात। सेकंड स्टेटमेंट, पहले ऐसे होता था, लेकिन अब क्या है कि कोल जो है वो अलॉट किया जाता है लॉटरी बेसिस पे। ऐसे थोड़ी ना पूछता है यार, ऐसे स्टेटमेंट सही थोड़ी ना, ऐसे फ्रेम किया जाता है क्या स्टेटमेंट। दीज आर ट्रैप्स, यू शुड अंडरस्टैंड देम। इन इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ, पहले तक के शॉर्टेज था, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। आई डोंट नो ये कौन से साल का सवाल है, बट इंडिया अभी तक के सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ऑल द डिबेट्स विच आर गोइंग ऑन इज रिलेटेड टू व्हाट, एनर्जी सफिशिएंसी। और कोल में हम सफिशिएंट नहीं है, ये आज भी रियलिटी है।
थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1 ओनली। अगर आपको सेकंड नहीं भी पता है कि यार ऑक्शन जो है लॉटरी बेसिस पे होता है नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, थर्ड आप जैसे एलिमिनेट करेंगे 1 पे पहुंच जाएंगे। एंड ये सारी चीजें आज भी काम करती है, 2026 में भी काम करती है। 2020-26 का पेपर बहुत ज्यादा वेग, बहुत ज्यादा एब्सर्ड था, बट जिन सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता था उनमें ये सारी चीजें काम करती हैं एंड आगे भी करती रहेंगे। तो यू डू नॉट हैव टू फियर कि सर 2026 का पेपर तो ऐसा आया था वैसा आया था। यार वो आया था ना, देखो अगर 100 सवाल हैं तो अगर लेट्स सपोज जो करेक्ट बन रहा है आपका नेट करेक्ट 35 है किसी टॉपर का, तो ये कट ऑफ हो गया ना। आपको सिर्फ अब क्या करना है, 35 करेक्ट करना है आपको, बाकी जो बचे 65 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। अब इसमें 50 एकदम भद्दे सवाल आए, क्या करना है आपको, आपको सिर्फ 35 सवाल ढूंढने हैं, नेट करेक्ट 35 करना है एंड यू आर गुड टू गो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कोर नहीं है कि आपको 100 ही लाना है एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आपका 30 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए। यू जस्ट डू नॉट हैव टू पैनिक इन एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स इट। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर देखो यार, फिर देखो एमएमडीआर एक्ट आ गया। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है, बट या लेट्स रीड। With reference to management of minor minerals in India, consider the following statement. Sand is a minor mineral according to prevailing law. कौन सा लॉ, एमएमडीआर। क्या भाई साहब, और अभी हमने देखा था ना, चलो 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 वापस से देखो, ये हमने आगे ये डिस्कस कर लिया था। देखो अगर हम इस साल ये वाला सवाल एनालाइज करके जाते और हम यहाँ पे देखते कि माइनर मिनरल्स कौन से हैं, मेजर मिनरल्स कौन से हैं एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत, तो हम ये वाला पोस्टर पढ़ लेते, और जब हम ये पढ़ लेते तो हम ये वाला सवाल इजीली सॉल्व कर पाते नेक्स्ट ईयर। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। चलो, सैंड तो माइनर मिनरल है हमको पता है, और हमने देख लिया है कि ग्रेवल भी होता है, क्ले भी होता है, स्टोन भी होता है, बोल्डर भी होता है। गुड। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी बार बताना पड़ेगा ये चीज की नहीं है, ये गलत है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल। माइनर मिनरल का जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, तो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए लॉज बना सकता है। थर्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ब्यूटीफुली 1 and 3। अगर आप 2 को एलिमिनेट करते हैं, 2 को एलिमिनेट करते हैं, दिस बोथ विल गो, यू विल बी लेफ्ट विद दिस 2। अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है तो एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आप कभी भी ऐसे 50-50 में फंसते हैं जहां पे दो ऑप्शंस यहाँ पे हैं और एक ऑप्शंस यहाँ पे है, तो गो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये जो मैक्सिमम नंबर होता है 1 and 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला जो है सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, एमएमडीआर एक्ट क्या करता है, तो स्टेट को लीज ग्रांट करने का एक्सेस देता है, रॉयल्टीज जो है वो कलेक्ट कर सकता है, रेगुलेशन ऑफ माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सारी चीजों को फैसिलिटेट करने का पावर किसको देता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। तो देखो यार कितने सवाल हो गए, हमने एमएमडीआर एक्ट से कितने सारे सवाल कर लिए, 1 2 3 है ना, 4, उसके बाद फिर ये लास्ट वाला हमने डिस्कस किया था 5, अभी और बचे हुए हैं, सारे देखने हैं ना। ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड। कभी भी ये ऐसा दिखे ना फर्स्ट है, लास्ट है, फर्स्ट थर्ड है, एलिमिनेट देम यार, इतना ज्यादा एग्जैक्ट डेटा यूपीएससी हमेशा गलत देता है, इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट लॉजिकली कि क्यों देता है, बट देता है ना। अगर आपको पता है कि ये गलत दे रहा है, उसके बाद भी आप लॉजिक ढूंढने जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, देन यू आर डूम टू फेल माय फ्रेंड। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट दे, एक्सट्रीम दे, मारो गलत, आगे बढ़ो, नो नेगोशिएशन ऑन दिस। ओके, जैसे ही हम फर्स्ट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, विल कम आउट टू विद आवर आंसर दैट इज 2 and 3। अब पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द टास्क कितना माइल्ड स्टेटमेंट है कि बहुत सारे काम है उसके, पर उनमें से एक काम क्या है, एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। ठीक है, मेजर रोल पीएन जीआरबी जो है बोर्ड का, मेजर रोल वही है कि मार्केट रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करना। ये आपको यहाँ से टेक अवे लेना है, और ये प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, पीएनजीआरबी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, ये सिर्फ मार्केटिंग रोल देखता है। ओके, अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे, विल कम आउट विद आवर आंसर, 2 विल बी द आंसर और 3
आपको पता हो नहीं पता हो, आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है, तो आपको बी के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है बी निकल के आ जाएगा, PNGRB इज द क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, द हीरो इज बैक अगेन। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी। मतलब क्या बोल रहा है, कोल हम जलाते हैं, जो एश निकलता है उसमें आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी होता है। हमको नहीं पता यार, वी डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। अब ऐसे सवालों में देखो क्या बोल रहा है, कोल फायर्ड पावर प्लांट, ठीक है, रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड। एक काम करो, ये सपोज उसका फर्नेस है, यहां से धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हो क्या कि सल्फर है कि नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है कि नहीं, NO2 निकल गया, NO निकल गया, कुछ भी निकल गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यार अगर 0.000000001% एकदम ट्रेस अमाउंट में भी निकलता है ना, इतना कम निकलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। आई नो निकलता है, यू आप सभी को पता है कि यार सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे नहीं निकलेगा, पर चलो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। एनीथिंग लाइक फायर्ड पावर प्लांट छोड़े, यहाँ पे माइका इंडस्ट्री से रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा आया। तो रिलीजेस बोल रहा है यहाँ पे, ना तो अमाउंट स्पेसिफिक किया है, ना टाइम स्पेसिफिक किया है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया है। बहुत ट्रेस अमाउंट में भी अगर रिलीज करता होगा तो ये स्टेटमेंट इतना जनरल है कि यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेकंड सही होता है, यू विल एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द आंसर। अब मैं बताता हूँ 1 2 3 तो सही नहीं है ऑब्वियसली इन एनी केस, इन मेजोरिटी ऑफ द केस एक्चुअली 1 2 3 सही नहीं होता। वी डोंट नो, लेट्स डू लाइक दिस, वी डोंट नो। जहां जहां पे 2 है वो सही होगा, हम 1 और 3 को एलिमिनेट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने पहले ही देखा, गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। मैं पहले 1 2 3 इसलिए सही नहीं बोल रहा था, बट देन आई लुक्ड की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो या इट कैन बी ट्रू। हम समझेंगे सारी चीजें। अभी ये करते हैं कि सेकंड को हमने सही मार्क किया, बाकी 2 एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो ना यार, हाई ऐश कंटेंट हमने देखा, क्या हॉल आ गया यहाँ पे वापस हॉल, तो ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कंटेन्स बोल रहा है, अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेम रीजन यहाँ पे अप्लाई होगा कि यार बहुत ट्रेस अमाउंट में भी अगर मिलता है हमको आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जनरल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, एंड लेट्स चेक, या डी विल बी योर आंसर। 88th क्वेश्चन, ये वही सवाल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग, ऐसा सारी चीजें, तो या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एट एग्जामिनेशन हॉल वी डोंट नो एनीथिंग। क्या बोल रहा है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। क्यों भाई, इसमें अलग प्रकार की बिजली लग रही है क्या? सोलर पावर अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसमें ये बात कहाँ हुई कि रनिंग सरफेस पंप को कर सकते हैं, सबमर्सिबल्स को नहीं कर सकते? क्यों भाई, कॉमन सेंस वाला सवाल है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट वंस विद पिस्टन, सेम रीजन, गलत हो जाएगा दोनों। और जब भी यूपीएससी एंड नॉट फॉर इन इस टाइप के, वाइल, ठीक है, बट और अदरवाइज, नॉन, बहुत सारे हैं, आई विल गिव यू द लिस्ट, ओके, तो अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जैसे जब भी ऐसे टाइप के स्टेटमेंट यूज करता है तो ये जनरली क्या करता है, गलत करता है, एंड डी विल कम आउट टू बी अवर आंसर, डी यहाँ पे आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, एंड नाउ या दिस वन, लेट्स गो विद दिस। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया एट प्रेजेंट, द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज व्हाट, मार्केट ड्रिवन। हाँ देखो, एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, अभी हम जो स्टेटमेंट्स ढूंढ रहे थे ना यहाँ पे, ये एंड नॉट फॉर, एंड नॉट अगेन, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका जो टेक अवे है, यूरिया जो है वो एमआरपी पे बिकता है, और फॉस्फोरस और जो आपका पोटेशियम है इसके लिए सब्सिडी बेस्ड जो भी रेट रहेगा वो वहां पे अप्लाई होता है, तो मार्केट ड्रिवन नहीं है। एमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है। तो एमोनिया के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं, तो या इट इज द इनपुट ऑफ यूरिया एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। देखो यार, बहुत कम मात्रा में भी अगर
प्रोड्यूस होगा तो ये सही हो जाएगा। सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पे देखा था इस वाले सवाल पे कि अगर 0.001% भी होता है अवेलेबिलिटी या 0.001% भी नेचुरल गैस एमोनिया नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। क्या बोल रहे हैं? सल्फर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। बिल्कुल यार, 0.1% भी अगर निकल रहा है तो क्या होगा? सही हो जाएगा। एंड इफ वी एलिमिनेट वन ओनली एंड वी हैव टू ऑप्शन अवेलेबल टू गो विद द मैक्सिमम नंबर, मतलब सेकंड तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अगर ये सही हो रहा है तो इसको सही होने से कौन रोक रहा है? गो विद द मैक्सिमम अवेलेबल एंड आंसर विल बी व्हाट? या बी। सी आई डोंट नो द आंसर, मैं भी आपके साथ सॉल्व ही कर रहा हूँ, कई बार हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। जैसे यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे आई थॉट कि डी नहीं होगा यहाँ पे, बट देन आई लुक्ड अगेन एंड आई वो वाला जो एनालिसिस है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, दैट्स व्हाई वी वेंट विद द डी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया था डी था, बट यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे आंसर बी निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम के साथ जाएंगे एंड दिस शीट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो इजी पीजी क्वेश्चंस पे देखते हैं। 17 सवाल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्मेल्टिंग प्लांट, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, दे में रिलीज, ठीक है, लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ ये वर्ड रिलीज, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। दे में रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन एनवायरनमेंट बहुत जनरल स्टेटमेंट है, हम इसको सही मार देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यार लीथल क्वांटिटी में, लीथल मतलब इंसान मर जाए यहाँ पे इतना ज्यादा, तो इतना ज्यादा तो रिलीज करता ही नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड। डायरेक्टली हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। चलो ये देखते हैं। कॉपर स्लैग कैन कॉज, कंपल्सरली करेगा? नहीं, कर सकता है, संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, जनरल है। दे मे रिलीज, मे, माइट, अरे यार मन किया तो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, कभी कभार करता है, मे रिलीज सही हो जाएगा। एंड बाय द लॉजिक ऑल्सो अगर फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे तो ठीक है, देख लो आंसर बी आया होगा। नाउ विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल consider the following statement. It is a product of oil refinery. Okay, some industry use it to generate power, some industry, some can be correct. Okay, its uses causes sulfur emission, अगर बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट में भी रिलीज होता है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, फर्नेंट ऑयल जो है ऑयल रिफाइनरी से ही तो निकलेगा ना, कि ऑयल ऑयल यहाँ पे वर्ड का कोरिलेशन है, ठीक है। वर्ड कोरिलेशन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि या वर्ड कोरिलेशन। अब देखो यहाँ पे देखो, तेभागा पेजेंट मूवमेंट के बारे में सवाल है। तेभागा मतलब थ्री भाग, थ्री पार्ट ऑफ एनीथिंग, वन थर्ड, वन हाफ ऑफ क्रॉप टू वन थर्ड, दिस इज व्हाट कोरिलेशन ऑफ वर्ड्स। सिमिलरली वी आर यूजिंग कि ऑयल है रिफाइनरी फर्नेस से निकलेगा, तो दिस इज व्हाट कोरिलेशन ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एन कितने सवाल बचे यार? बहुत सारे सवाल हो गए ना इसमें। चलो अब इधर के जो सवाल है ना इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट पे डायरेक्टली हम जंप करेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट के बारे में कुछ सवाल पूछा है। अकर्स नेचुरली मतलब प्रेजेंट ही है इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड ऑफ इंडिया। आप बात करो वेस्ट बंगाल से लेके केरल तक का, फिर केरल से लेके गुजरात तक का इतना बड़ा जो हमारा कोस्ट है, इसमें पूरे में क्या मिलता है? मोनाजाइट, वो भी नेचुरली। हमने वहां पे फैक्ट्रीज स्टेब्लिश नहीं की है, नेचुरली बाय नेचर इतने बड़े लाइन पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता यार, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? एलिमिनेट होगा। जैसे ही हम 3 को एलिमिनेट करेंगे ऑल विल कम आउट टू बी आवर आंसर। मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ओके, कंटेन्स थोरियम, ओके। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी कैन ओनली पोजेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। यार आप मेरे को क्लियर बताओ, आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे हो, ये वाला सवाल आया, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि कैसे एलिमिनेट करना है तो आप इस आंसर तक बिल्कुल कभी नहीं पहुंच सकते। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट आर एसेंशियल बट अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी कैसे सवाल फ्रेम करता है, कैसे चीजों को ट्रैप करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका फंक्शन अगर हम देखें तो टेक्निकल एंड रेगुलेटरी होता है, अथॉरिटी फॉर कोल प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स देता है, ब्लॉक डेवलपमेंट पे रोल प्ले करता है।
सवाल ये नहीं है, ये तो हम टेक अवे हैं, हम तो क्वेश्चन आने के बाद इनके बारे में रीड कर रहे हैं कि यार ये अगर आगे पूछा तो हम आंसर कर पाएंगे। जैसे सीसीओ इज द मेजर सोर्स फॉर कोल स्टैटिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। इट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, ओके, वी हैव ऑलरेडी read that. It hears any objection to government notification relating to acquisition of coal bearing areas, okay done. बट ये हमने एग्जामिनेशन हॉल पे पता नहीं था, एग्जामिनेशन हॉल पे हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट था, दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट। इट एंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन प्रिस्क्राइब टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या रहेगा? डिलीवरी करना टाइम पे। इतने सारी चीजें हैं, टेक्निकल, रेगुलेटरी हो गया, कोल प्रोडक्शन हो गया, इसका स्टेटिस्टिक मॉनिटर करना है, ब्लॉक डेवलपमेंट देखना है कि ये काम देखेगा, एंड यूजर को टाइम पे क्या करना है, कोल का डिलीवरी है ना। वेग स्टेटमेंट, हम वेग स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे, बचते हैं हम दो ऑप्शन के साथ, गो विद द मैक्सिमम नंबर एंड ए कम्स आउट टू बी योर आंसर। एग्जामिनेशन हॉल पे मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग नहीं काम करता है, अभी तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हम सारी चीजें कर लेते हैं कि यार ऐसे हो वैसे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें समझनी है कि ऐसे ऑप्शंस को आप कैसे एलिमिनेट करें, कैसे अपना जो दिमाग है वो एक्टिव रखें कि यार कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उसका ये काम रहेगा, एंड यूजर को प्रिस्क्राइब टाइम पे डिलीवरी बॉय थोड़ी ना है वो। आप इसको एलिमिनेट करेंगे, आप 50-50 में टेक योर रिस्क। आई विल से टेक योर रिस्क इन द हॉल। हमने अभी डिस्कस किया ना, अगर टफ पेपर है तो नेट 35 चाहिए, इसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं 20, 25, 30 गलतियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बारे में पढ़ लेना, कोबाल्ट होता क्या है एक्चुअल में, मेजर है कि माइनरल है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, ओके। रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो इसका आंसर डीआरसी है, बट जो बाकी ऑप्शन है ये आपको ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, अर्जेंटीना। इट इज अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना जो है लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब चील हो गया, ठीक है, चिली हो गया, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बोलीविया हो गया एंड अर्जेंटीना हो गया, ये तीनों क्या है, लिथियम रिच एरियाज हैं, ठीक है। बोत्सवाना हो गया, इट इज फॉर डायमंड, कॉपर एंड निकल। डीआरसी आपको पता है कि 70 to 75% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है कोबाल्ट का यहीं पे मिलता है, अबाउट 3/4। और कजाकिस्तान जो है यूरेनियम, कॉपर, जिंक इन सब के लिए फेमस है। अब आपने ये लर्निंग ली कौन सी, आपने ये लर्निंग लिया 2013 वाले क्वेश्चन पे, जब 2013 का सवाल आया था, यहाँ पे हमने देखा कि अर्जेंटीना और लिथियम से सवाल पूछा गया है। तो जब आप 2025 में ये वाला सवाल देखते हैं जो सबको बहुत वेग लग रहा था कि यार ये क्या पूछ लिया अचानक से, कैसे रिसोर्स पूछ लिया, लेट्स कंपेयर गाइस। अर्जेंटीना पढ़ा हमने, लिथियम ट्रायंगल, अगर हम लिथियम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते तो हम चिली और बोलीविया के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ है चिली, लिथियम। बोत्सवाना हमने देखा डायमंड, इंडोनेशिया निकल, ये एक्स्ट्रा पूछा था, ये दोनों तो हमको पता है कि सही है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, इंडोनेशिया इज फेमस फॉर निकल। बट या द कोर कॉन्सेप्ट वॉज कि अगर हम ये वाले सवाल पे अच्छे से एनालिसिस करके जाते हैं तो 2 साल बाद ये जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो सबको टफ लग रहा था, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे इलेमेनाइट एंड रूटाइल जो है एबिडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर टाइटेनियम है, इस पे कोई भी लॉजिक तक एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। अब जो सवाल क्या पूछा है कि इल्यूमिनाइट और रूटाइल एट दी एंड किसके सोर्स है, मतलब टाइटेनियम का रॉ मटेरियल है ये, है ना, रॉ मटेरियल में ये पाया जाता है। तो वैसे ही एल्यूमिनियम का क्या है, कॉपर का रॉ मटेरियल क्या है, आयरन का रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है जिनको रिफाइन करके हम आयरन प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही इल्यूमिनाइट एंड रूटाइल जो है टाइटेनियम के रॉ मटेरियल में अवेलेबल रहता है, ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको खुद से करना है, मैंने बोला है कुछ चीजें मैं नहीं बताऊंगा, तो ये आपके लिए मैंने स्किप करके रखा हुआ है, ये खुद फाइंड आउट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। ऐसे सवाल तो यार फ्री के 2 नंबर ले जाओ। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हम बना रहे हैं, none of them uses sea water, क्यों, none of them is set up in water
fastest district, no, none of them is privately owned, no, none of them, none of them, none of them, this is the major trap। वैसे ही सम जो है वो इजी बोनस मार्क्स होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नन 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 एंड नन विल बी योर आंसर, डी। ओके, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब देखो कैसे एनालिसिस पे काम करना है आपको। स्विट्जरलैंड जो है लीडिंग एक्सपोर्टर है गोल्ड का, पर इनका गोल्ड रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है वर्ल्ड में। क्यों नहीं है? स्विट्जरलैंड क्या करता है, इंपोर्ट करता है अनरिफाइंड गोल्ड को फ्रॉम माइनिंग कंट्रीज, इट रिफाइंस इट एंड एक्सपोर्ट इट, ओके। पर यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वही हम बात करें गोल्ड रिजर्व की, तो बैंक्स में जो गोल्ड रिजर्व होता है वो सबसे ज्यादा हमको पता है यूएसए में है, जर्मनी में है, फिर इटली, फ्रांस एंड रशिया। सिमिलरली अगर हम गोल्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो वो कहाँ है, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, तो बिल्कुल सही है, वो एक्सपोर्ट करता है गोल्ड, लीडिंग एक्सपोर्टर है। बट दैट डज नॉट मीन कि खुद का गोल्ड है उसका, वो बाहर से मंगा रहा है, रिफाइन कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इट डज नॉट हैव द सेकेंड लार्जेस्ट। और मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जब भी ये लार्जेस्ट वार्जेस्ट वाले ट्रैप हों, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, ओनली प्रेजेंट कंट्री, तो ये क्या है, ट्रैप है यूपीएससी का, इसको आपको एलिमिनेट करना है। जैसे आप सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पे जाएंगे, सी विल कम आउट टू बी योर व्हाट आंसर, ओके, परफेक्ट। अब देखो यार ये मैप बेस्ड सवाल है, क्या बोल रहा है, दो स्यूम्ड पाइपलाइंस है, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि स्यूम्ड मतलब सुएज और मेडिटेरेनियन रीजन वाला है। तो क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप, तो बिल्कुल सही बात है, जो सुएज कैनाल है वहां से होके जाता है यूरोप की तरफ। कनेक्ट्स रेड सी विथ मेडिटेरेनियन, बिल्कुल सही बात है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। तो इसका आंसर ए निकल के आ जाएगा, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर statement 1 is correct explanation for, sorry, statement 2 is correct explanation for statement 1, ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आई गेस दिस इज द वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, क्योंकि हमने कुछ सवाल तो कर चुके हैं, या डिस्कस करते हैं, देखते हैं। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, वेरी 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 गुड, अच्छी बात है, and succeeded in preventing its people from fleeing migrating to other country। देखो फर्स्ट हाफ जो है बहुत सही है कि वेनेजुएला ने एक रैपिड रिकवरी मारी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से। बाद में क्या बोल रहा है, सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग टू द अदर कंट्री। यार देखो ये एक बाउंड्री है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 100% माइग्रेशन रोक दिया है। आपने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिससे आपका माइग्रेशन का रेट जो है वो बहुत ड्रास्टिक कम हो सकता है, बट यू कैन नॉट प्रिवेंट 100%। कोई एक आदमी भी चला गया ना, ये 99.99 हो जाएगा, है ना। तो दैट्स व्हाई डेटॉल मारता है क्या, 99.9% कीटाणु, नो बडी डज 100%। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, और वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, इवन इफ यू डोंट नो यू आर विथ आंसर, डी विल कम आउट टू बी आवर आंसर। वेनेजुएला के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन फिर भी लो है, ऑयल रिजर्व यहाँ पे ज्यादा है, क्यों, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और सेवरल अदर फैक्टर्स है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ज्यादा पुराना है, एप्रोप्रिएट टूल्स नहीं है इनके पास, ये सारी चीजें वहां पे वेनेजुएला में वो फेस कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। चलो एग्जामिनेशन हॉल पे हम बैठे हैं, इंडिया ने क्या किया है, ज्वाइन किया है मेंबर। यार बस दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं है मेरे को तो। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, चलो। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, ठीक है, इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब जितने 30 क्रिटिकल मिनरल है सब के सब इंडिया में प्रेजेंट हैं। नेवर हर्ड एनीथिंग। हम इंपोर्ट करते हैं यार लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, जब हम रिसोर्स रिच हैं ऑल द क्रिटिकल मिनरल में, तो क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं?
तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सॉरी गलत हो जाएगा। ऑप्शंस में जहां जहां पे टू अवेलेबल है हम इसको एलिमिनेट करेंगे एंड बूम हम आंसर पे पहुंच गए। एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। कौन बोल रहा है? 2025 का सवाल है ये, ठीक है? 26 का भी करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल एमएमडीआर एक्ट। ओके, क्या मैंने आपको बोला था कि एमएमडीआर एक्ट इंपॉर्टेंट है? माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। कितने सवाल हो गए इससे? एक, ठीक है। उसके बाद ये वाला दो, एमएमडीआर एक्ट, एंड देन वेयर वर दे? तीसरा सवाल, ओके, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठवां सवाल। 6 सवाल पिछले इतने सालों में, और तो नहीं है ना? हाँ, 6 सवाल, 6 क्वेश्चन फ्रॉम वन सिंगल टॉपिक। एन पीपल आर मार्केटिंग आउट देयर, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। इसको आप क्या बोलेंगे? सेम चीज लिखा हुआ है, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। और यहीं पे 6th क्वेश्चन में ये दिया है, और फिर आपके 89th क्वेश्चन में फिर से एमएमडीआर एक्ट से, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर रेलेवेंट लॉ। हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट? ठीक है, ओके, ये वाला सवाल देखते हैं। 60th क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गैस रेगुलेटरी बोर्ड? ये नॉस्टैल्जिया हो रहा है आपको? पीएनजीआरबी हमने कहीं तो देखा था, कहीं तो देखा था ना। लेट मी सी, हियर इट इज। फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? मेजर रोल इन मार्केटिंग नॉट इन प्रोडक्शन। मेजर रोल इन मार्केटिंग नॉट इन प्रोडक्शन। फिर से बोलिए, मेजर रोल इन मार्केटिंग नॉट इन प्रोडक्शन। सवाल क्या है? प्रोडक्शन, अरे यार प्रोडक्शन पे तो वो है ही नहीं, इसको करेंगे एलिमिनेट। प्रोडक्शन एलिमिनेट, मार्केटिंग बिल्कुल सही, रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, मार्केटिंग के अलावा कुछ भी नहीं करते भाई साहब, ओनली वन। चलो अगर आप ओनली टू भी मार के आते हो तो आप ऑल फोर और ओनली थ्री में कंफ्यूज नहीं है, ठीक है? यू कैन मिस व्हाट कैलकुलेट किया, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नो, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, पहले ये समझ लो। स्टोरेज रिफाइनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं रिफाइनिंग आ जाता है, तो प्रोडक्शन नहीं करेगा ये। पर मान लो आप कंफ्यूज भी करते हो, तो आप दो सही ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो, एंड यू कैन बी रॉन्ग हियर, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज यू हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड दीज टू ऑप्शंस। यहाँ पे एलिमिनेशन का गेम स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। बट अगर हम उनको हटा दें तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि रिफाइनिंग इज समवॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करेंगे तब फिर रिफाइन करेंगे तब फिर मार्केट होगा। मार्केटिंग के लिए पीएनजीआरबी रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने कहाँ देखा? ये हमने पीवाईक्यू में देखा। और 2025 जैसे ही आया ये वाला सवाल आया, मेरे को पता था, मैंने क्या किया? ओनली वन यहाँ पे मार्क किया। अब यार 2025 का देखो, ये वाला सवाल पीवाईक्यू से है, ये वाला सवाल पीवाईक्यू से है, ये वाला सवाल पीवाईक्यू से है, ये वाला सवाल पीवाईक्यू से है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। सम बोला है, हो सकता है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, जो कि टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन के लिए यूज होता है। तो या स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 ए विल कम आउट टू बी योर आंसर। बहुत इजी जनरल सवाल था। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 2025 के सारे सवाल जो हैं वो पी वाई क्यू से आए थे, एक भी सवाल आउटसाइड नहीं था। सो व्हाट अबाउट 2026? दिस वी विल डू ऑन आवर एक्सक्लूसिव लेक्चर, दैट इज 2026 का पूरा जो 100 के 100 क्वेश्चन है हम वहां पे सॉल्व करेंगे। तो हम वहां पे फिर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप यू वुड हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस लेक्चर, और आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं, है ना? एंड नाउ दैट यू हैव एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स, तो हम आगे बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी तो क्लाइमेट पढ़ना बचा हुआ है, ड्रेनेज पढ़ना है हमको, है ना, मैपिंग देखना है। उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट्स में जाएंगे, जैसे आपका ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट पे डील करेंगे, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स पे कवर करेंगे। So, till then, thank you for your time. Keep learning, keep understanding, and crack UPSC with flying marks.
अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड हैं तो सजेस्ट योर फ्रेंड्स, टेल देम अबाउट द कोर्स एंड टेल देम टू लर्न इफेक्टिवली। लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आते जा रहा है, दीज आर द information you require the most. Okay, so share with your friends, learn and be healthy. Yeah, that's it. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।